हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 40 ज्योग्राफी का, जिसमें आज हम करेंगे बायोस्फीयर यानी जैव मंडल जो है 14वां चैप्टर भूगोल का। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिनके सिलेबस में बायोस्फीयर है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट और भी रहेगा क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सिलेबस को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारे समक्ष जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है, भूमंडलीय जलवाष्पिक परिवर्तन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन क्या है, और इसके बारे में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भूमंडलीय जो है जलवायविक परिवर्तन में काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, चाहे वो एसिड रेन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, तो सारे इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जलवायविक परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे भूमंडलीय जलवायविक परिवर्तन क्या है। तो इसको जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कारण क्या बनता है। हमने जो है भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत पढ़ा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और जलमंडल पिछले वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वायुमंडल और जलमंडल पिछले 1 अरब वर्षों और उससे भी अधिक समय से लगभग वैसे ही संतुलित रासायनिक घटकों से बना रहा है जैसे हम आज रहते हैं। पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी के पास वैश्विक जलवायु को स्थिर और नियंत्रित करने के लिए एक विशेष रचना तंत्र है, और ये रचना तंत्र निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो इसी रचना तंत्र के विषय में जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रचना तंत्र है क्या। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रचना तंत्र है जो इसको प्रभावित करती है। यहाँ पर 2 रचना तंत्र जो है काफ़ी प्रभावित करती है, वो है पौधे और पशु। जो है पौधे पशु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित रखते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा त्रिपाण सेंटर उठाता है कि पौधे और पशु जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को संतुलित करने में बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए ना तो पौधे नष्ट होने चाहिए, ना पशु पक्षी नष्ट होने चाहिए, नहीं तो ये कहते हैं जो हमारा संतुलित पर्यावरण का है वो बिगड़ जाएगा, और जब बिगड़ेगा तो आपको पता है कि संभालना इसको इंसानों के बस में नहीं है। जो वैश्विक ताप स्थिरता का कार्य करता है, और इसका अर्थ यही हुआ कि ये तत्व जो है तापमान को संतुलन के अनुकूलम सीमा में नियंत्रित कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगर वैश्विक जलवायु को नियंत्रित करने में जलखंड महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात रखता है। हाल के वर्षों में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के उपभोग के लिए पृथ्वी के संसाधनों का तेज़ी से दोहन हुआ है, और हमारी अवयव जीवन शैली आदि ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को अधिक बढ़ा दिया है, और इसे जलवायविक परिवर्तन प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और जैसे हम संसाधनों के जो है तेज़ी से दोहन कर रहे हैं, कई मात्रा में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को एक गति प्रदान कर दी, जो कि बहुत ही आने वाला समय में खतरनाक होगा, और इंसान के लिए जीने का यहाँ पर जो है कंडीशन ही नहीं बन पाएगा। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रभावित करने वाले कुछ जो है प्रक्रिया यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहला जो है हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन, यानी ग्रीन जो है यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि हरित गृह प्रभाव और भूमंडलीय तापन क्या
करता है। देखिए ये काफ़ी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा और जाना भी होगा कि हरितगृह प्रभाव होती क्या है। तो चलिए और भी विस्तार से हम जानने की कोशिश करें कि हरितगृह प्रभाव होता क्या है, इसको जो भूमंडलीय तापन कहते हैं आखिर होता क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते हो वो आखिर होता क्या है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट होती क्या है। कहते हैं भूमंडलीय तापन का अर्थ जो होता है वायुमंडलीय तापन का धीरे धीरे बढ़ना, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से जो है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा विकिरण जो है संतुलन परिवर्तन होना, और इससे विभिन्न सतह जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सतह पर जो जलवायु में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इससे विभिन्न सतहों में जो है स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हाल ही में लगाए गए अनुमान के अनुसार यह पाया गया है कि पिछले 100 वर्षों में धरातलीय वायु का तापमान जो है लगभग 0 सेल्सियस से लेके जो है 0.7 सेल्सियस तक बढ़ गया है, यानी आधे से ऊपर सेल्सियस जो है प्रोग्रेस हुआ है। तो देखा जाए तो आने वाला समय में अगर अधिक बढ़ता है तो ये जनजीवन के लिए बहुत ही खतरा का सबब बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि तापमान धीरे धीरे जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और यह हरितगृह प्रभाव के कारण हो रहा है। यानी भूमंडलीय तापमान को अच्छी तरह समझने के लिए हमें हरितगृह कार्य पद्धति को जो है समझ लेना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो चलिए इसी बात को समझने की हम कोशिश करें। अब देखिए हमारे समक्ष जो आया है हरितगृह का कार्य। आखिर हरितगृह का कार्य क्या है? कहते हैं ठंडे देशों में हरितगृह पौधों को उगाने के लिए बनाया जाता है। यानी ठंडे देशों में जो है हरितगृह इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो है पौधों को उगाया जा सके। यहाँ पर कुल ऊष्मा जो है विशेषकर सर्दियों में पौधों को उगाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, और हरितगृह की पारदर्शी दीवार और छत ऐसी होती है कि यह सूर्य की रोशनी के अंदर तो आने देती है, परंतु दीर्घ तरंगी विकिरणों जो है बाहर जाने से रोक देती है। यानी इसको जो है कांच का जो है घर ऐसा बनाया जाता है, अंदर तो प्रकाश प्रवेश करती है लेकिन बाहर जो है नहीं जा पाती है। अंततः सूर्य की रोशनी हरितगृह की मृदा और इमारत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और इसे फिर उस ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है जो शीशे में से होकर पार नहीं कर सकता है। हरितगृह में ऊर्जा की मात्रा तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका तापमान इतनी अधिक नहीं हो जाता कि शीशे से होकर इतनी ऊष्मा बाहर चली जाए जितनी जो है ऊर्जा यह सूर्य की रोशनी के रूप में प्राप्त करता है। तदनंतर दीवारों और छत जो अवशोषित विकिरणों के कक्ष में उत्सर्जित करता है। अंततः दिन के दौरान जो है अवरक्त विकिरण हरितगृह में प्रवेश करता है और वायुमंडल तथा उस स्थान को गर्म कर देता है जिस पर हरितगृह खड़ा है। शीशे पर विकिरणों को रोकने के लिए एक पारदर्शी फिल्म चढ़ाई जाती है जिससे विकिरणों का गर्म करने का प्रभाव अधिकतम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो हाउस है किस प्रकार कार्य करती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको जो है उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पर कम रोशनी प्राप्त होती है, और इसमें क्या करते हैं कांच का घर बनाते हैं और उसके अंदर पेड़ पौधे रख देते हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य की रोशनी जो होती है उसी कांच में कैद हो जाती है जहाँ पर पेड़ पौधे जो है अपना उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी गई है। तो यही बात यहाँ पर रखता है कि हमारा पृथ्वी भी हरितगृह की तरह ही कार्य अब करने लगा है कि रोशनी के प्रकाश जो है ऊपर से आती है और धरती में ही समा जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियाँ जो है आ जाती है। तो आज पृथ्वी भी हरित गृह की तरह जो है कार्य कर रही है, जो कि बहुत काफ़ी जो है आगे चल के विनाशकारक हो सकता है और इंसानों के लिए जीवन संभव यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है जिसको हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए और हर व्यक्ति को जो है इस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है। कहते हैं उनके बाहरी अंतरिक्ष में बाहर निकलने को रोकती है और इससे जो है वायुमंडल गर्म हो जाती है। तो बात तो यहाँ पर साफ है कि वो जो है अंतरिक्ष से बाहर निकलने से रोक देती है। कहते हैं जो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है वो पृथ्वी में ही रह जाती है, ठीक है, और पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। तो इसका मतलब है कि जो है हरित गृह की तरह ही कार्य कर रहा है पृथ्वी भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोशनी तो पृथ्वी पर आती है लेकिन पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती है। और कहते हैं आज तो ये भी हुआ है दशा की ऊपर जो ओजोन परत की जो एक परत बनी हुई थी वो भी इंसानों की गतिविधियों के कारण नष्ट हो गई है, जिसके कारण जो है प्रकाश का जो हानिकारक किरणें होती है हम तक सीधे पहुंच रही है और हमारे लिए जीवन के लिए काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा कारण बनता है यह वनों के विनाश और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है वनों का विनाश। त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात हमेशा उठाता है कि वनों का विनाश नहीं करना चाहिए, औद्योगिकरण को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वन ही है तभी
हम इंसान हैं। अगर वन नहीं जीवन है तो हम भी इंसान जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि एक दूसरे पर जो है हम डिपेंडेबल है, और इस बात को आप भली भांति समझते हो। कहते हैं ये गैस अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे अधिक जो यहाँ पर चिंता का विषय बना रखा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने चिंता का विषय दिया हुआ है। इन्हीं को हरित गृह गैसों के रूप में जाना जाता है, यानी सारे के सारे जो है हरित गृह गैस के रूप में जानते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। इन चार गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग जो है 55% मात्रा होती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है 24% होता है, और मीथेन लगभग 15% होता है, और नाइट्रस जो होता है ऑक्साइड लगभग 6% का योगदान वायुमंडल को गर्म करने में देता है। तो आप समझ सकते हो कि गैस जो है कितना खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। क्या आप इस गैस के स्रोत जानते हैं कहाँ से है? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि आखिर इनके स्रोत कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहते हैं जीवाश्म ईंधन और काष्ठ ईंधन को जलाने से मोटर गाड़ी की लंबी कतारें और बहुत से कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जित होती है। ये तो आप भली भांति जानते हो कि जो फॉसिल फ्यूल आप जलाते हो, चाहे आप लकड़ी को जलाते हो, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और सबसे अधिक उत्पन्न होती है तो मोटर गाड़ियों से होती है, और कारखानों से कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन अधिक होती है। कहते धान उगाना, पशुधन, कचरे का ढेर और कोयला खदान मीथेन गैस के प्रमुख स्रोत है। यानी अगर धान अगर उगाते हो आप लोग तो वहाँ पर मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है। पशु के अगर मल मूत्र को अगर देखोगे तो उसमें भी मीथेन गैस अधिक मात्रा में होता है, और कचरे का ढेर में जो है और कोयला खदान में मीथेन गैस अधिक मात्रा में मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी देख लीजिए हो गए स्रोत, और मीथेन का भी स्रोत पता लग चल गया है। अब हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर जो है वाटर मशीनों में शीतक के रूप में वायुलिप्त का प्रयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। अब देखिए बहुत बड़ी बात आती है कि जो आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो या आप एसी मशीन का उपयोग कर रहे हो, वो कई मायने में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को छोड़ता है, जो कि काफ़ी जो है विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड मुख्य रूप से रासायनिक कारखानों, वन शासन और कुछ कृषि पद्धतियों में उत्सर्जित होता है। तो नाइट्रेट के बारे में भी समझ गए, यानी चारों जो है आपके समक्ष समझ में आ गया होगा कि कौन चीज़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हरित गृहों के बनने से पौधे की सुरक्षा मिलती है और पारिस्थितिक संतुलन बना भी रहता है, जबकि वायुमंडल में हरित गृह गैसों के संकेंद्रण में पृथ्वी का जैविक तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध यहाँ पर हो सकता है। कहते हैं हरित गृह प्रभाव के परिणाम। आखिर देखा जाए तो हरित गृह प्रभाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया है कि हरित गृह प्रभाव के क्या परिणाम हो सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ने की वर्तमान दर यही रही तो वायुमंडल में तापमान जो है किसी शताब्दी के अंत तक 2 से 3 सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो काफ़ी जो है यहाँ पर दुखदायी परिस्थिति आने वाली है, जो शायद इंसान इससे दूर सोच रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सी जो है हिमनियाँ जो यह हिम है वो पिछले खिसक जाएगी, और जो है ध्रुवीय क्षेत्र में बर्फीली जो है चोटियाँ पिघल जाएगी, और बहुत बड़े पैमाने पर जो है विश्व के अन्य भागों में बर्फ़ के भंडार गायब हो जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार जो है अगर पृथ्वी के सारी बर्फ़ पिघल जाए तो सभी महासागरों के सतह पर और निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 60 मीटर पानी बढ़ जाएगा। भूमंडलीय तापन द्वारा समुद्री जल सतह में केवल 50 से 100 सेंटीमीटर की वृद्धि विश्व के निचले क्षेत्रों जैसे बांग्लादेश हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, तथा बसे हुए तटीय क्षेत्र जैसे संघाई आदि क्षेत्रों में ये बढ़ जाएगी और काफ़ी विनाश लीला भी कर सकती है। तो इससे जो है इंसानों को जो है समझना चाहिए और इस पर जो है बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं आज के समय एक ऐसा आ गया है जहाँ पर पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसी तरह के जो है अटपटा काम करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो आज कहते हैं पढ़े लिखे लोग ही जो है सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं पर्यावरण के, जो कि काफ़ी जो है दुखदायी परिस्थिति है। कहते हैं ये लोग ऐसे फैसले नहीं लेते हैं जो जग कल्याण के लिए हो, देश कल्याण के लिए हो, सिर्फ स्वार्थवश जो है वो अपना ही फैसला लेते हैं, अपने व्यक्तिगत जो है विचारों को रखते हैं, जो कि सही नहीं है और ये गलत है। हर एक
जो है बड़े बड़े विभागों के व्यक्तियों के लिए जो निजी फैसला लेते हैं। कहते हैं कभी भी जो है देश कल्याण के लिए निजी फैसला नहीं रखना चाहिए, हमेशा जग कल्याण के लिए फैसला लेना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण, हमारा देश जो है सुरक्षित रह सके। दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए सकेंद्रिक और उष्णकटिबंधीय महासागरों के अधिक गर्म होने के कारण अधिक संख्या में चक्रवात और हरिकेन आएंगे और पर्वतों में बर्फ जल्दी पिघलने से मानसून के समय अधिक बढ़ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार बढ़ती हुई जो समुद्री जल स्तर लगभग 3 दशकों के तटीय शहरों जैसे मुंबई, वेस्टर्न, चिटगांव और जर्नलिम में जलमग्न कर देगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है ये संभव है और इसमें कोई जो है साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि ये सारे क्षेत्र जो हों जलमग्न हो जाए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा आज के समय बना है वैसा होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि भूमंडलीय तापमान में जरा सी भी वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालेगी। अंततः उत्तरी गोलार्ध में गेहूं उत्पादन क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय उत्तरों में जो है खिसक जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं समय के साथ सब कुछ में बदलाव होना स्वाभाविक बात रहेगी और देश के लिए जो है पूरे विश्व के लिए खतरे का सबब बन सकता है। चौथी बात यही आती है कि समुद्र के ऊपरी जल स्तर के जो है गर्म होने के महासागरों के जैविक उत्पादकता भी कम हो जाएगी। तो जनरल सी बात है कि इसका जैविक उत्पादक पे भी बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। उधर चक्रण द्वारा समुद्र के निचले भागों में समुद्र की सतह की ओर पोषक का परिवहन भी कम हो जाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है और ये होना स्वाभाविक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हरित गृह प्रभाव नियंत्रण एवं उपचारी उपाय। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव के लगातार बढ़ते जाने के निम्नलिखित उपायों द्वारा जो है कम किया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला उपाय तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण के अत्यंत विकसित और औद्योगिक देशों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और विकासशील देश जैसे चीन और भारत द्वारा जीवाश्म ईंधन के उपयोग में जोरदार कटौती करके कम किया जा सकता है। तो ये जनरल सी बात है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राओं में कम ना करेंगे तो ये जो है काफ़ी विनाशकारी हो सकता है। तो उपचार के रूप में यही चीज़ वो जो है महत्वपूर्ण है। दूसरी बात तो यही आती है कि वैकल्पिक सफल ईंधनों का जो है विकास करने के लिए वैज्ञानिक उपाय किए जाने चाहिए। मीथेन, पेट्रोल का विकल्प हो सकती है। जल विद्युत ऊर्जा का विकास एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कारखानों और मोटर गाड़ियों से जो है खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और NO2 जो है उत्पादन को रोकना चाहिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मोटर गाड़ी और कारखानों से ही उत्पन्न होती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। महानगरों में मोटर गाड़ियों चलाने के दिनों को जो है सीमित करना भी एक अन्य विकल्प हो सकता है। सिंगापुर और मॉस्को शहर इस प्रथा को अपना रहे हैं, क्योंकि वो देश काफ़ी समझदार है और समझदारी का यहाँ पर जो है वो प्रचालक भी है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है। यानी उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय देशों में जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में और सौर ऊर्जा का विकास किया जा सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायोगैस संयंत्र लगाने चाहिए, जो कि घरेलू उपयोग के लिए एक पारंपरिक ऊर्जा का साधन हो सकता है। तो बायोगैस संयंत्र बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको लगाना काफ़ी अक्लमंदी का कार्य होता है। कहते हैं वन रोपण में वृद्धि करके कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, जिससे अत्यंत हरित गृह प्रभाव कम होगा। देखिए यहाँ पर वन रोपण की वृद्धि करने की बात की जा रही है, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं वनों का विनाश ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वन कुछ है ही नहीं। तो इसमें सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार भी कहते हैं नहीं समझती है, नहीं जानती है और वनों का जो है विनाश कहते हैं दिन प्रतिदिन होता ही चला जा रहा है, जिससे आने वाला समय में जो है हर एक जीव जंतु के लिए जो है विनाश का सबब बन सकता है। उसके पश्चात है ओजोन परत का अवक्षय। देखिए ओजोन परत का अवक्षय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं बहुत ही जो है संकट का समय आ जाएगा। तो ओजोन परत मैंने पहले ही बताया था कि लोगों की गतिविधियों के कारण जो है ओजोन परत में छेद होता चला जा रहा है और कई क्षेत्र में तो छेद भी हो गया, जिसकी वजह से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणें जो है पृथ्वी पर जो है आसानी से पहुंच जा रही है। तो ओजोन परत का अवक्षय होना बहुत ही खतरे का सबब है। कहते हैं ओजोन परत अवक्षय की समस्या पर चर्चा करने से पहले हमको ओजोन और ओजोन परत के विषय में जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओजोन ऑक्सीजन का एक प्रकार है जिसमें अधिकतर प्रचलित 2 अणु यानी CO2 की अपेक्षा इसमें 3 अणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन में 2 अणु होते हैं, O2 होते हैं, जबकि ओजोन में O3 होता है।
और यह ऑक्सीजन अणुओं द्वारा सौर ऊर्जा के प्रभाव द्वारा वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। और ये कहाँ बनती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में बनती है। जहाँ तक इसकी स्थिति का संबंध है, यह एक पतली परत के रूप में 15 से 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे ये कहाँ पाई जाती है। ये पाई जाती है 15 से 48 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कुल वायुमंडलीय जौन का लगभग 90% भाग इसी परत में पाया जाता है, यानी 90% भाग इसी परत में पाया जाता है। वायुमंडल के कुल आयतन के 0.002% से भी कम भाग पर ओजोन पाई जाती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है पॉइंट की, देखिए मात्रा तो बहुत ही कम है। परंतु जहाँ तक पृथ्वी पर जीवन का प्रश्न है, इसका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूर्य के पर्यावरणीय विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पर्यावरणीय विकिरणों कई तरह से जीवों का विनाशक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ओजोन कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य के पर्यावरणीय विकिरणों को अवशोषण करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मान लीजिए धरती पर यह प्रवेश करती है तो इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों की हानि होती है, जो कि बहुत काफ़ी विनाश का कारण बन सकती है। तो इसीलिए ओजोन परत इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर रखा गया है। महासागरीय सतह पर सूक्ष्म जीवों को मारकर ये जलीय खाद्य श्रृंखला को बाधित कर देती है और इसके बहुत से अन्य नकारात्मक प्रभाव है जो अभी तक अज्ञात है। यानी देखा जाए तो पर्यावरणीय विकिरणों को बहुत से नुकसान है जिसके बारे में अभी तक इंसान अनभिज्ञ नहीं हुए हैं। इंसानों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और ये हमारे लिए एक कहते हैं एक डेंजरस हो सकती है। ओजोन अपक्षय हाल ही में किए गए कुछ मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। कुछ रसायन समताप मंडल पहुंचकर ओजोन को सेकेंडरी कम कर देते हैं। अपक्षय के मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेनस, मिथाइल और क्लोरोफ्लोरो और कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण इसमें बनता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप अपने घरों में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC सब लगा रखे होंगे, इवन की गाड़ी में भी होता है और आपको पता नहीं है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत विनाशकारी है। हमें कुछ समय के लिए ठंडक तो दे देती है, लेकिन ये हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए काफ़ी डेंजरस है। आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें जो गैस भरी जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही भरी जाती है। ठीक है, आप AC यूज़ करते हो, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही यूज़ किया जाता है। तो समझ जाइए कि आप विनाश के कगार पे पहुँचे हुए हो। कहते हैं ना, जहर तो आप लोगों ने अपने घरों में रखा हुआ है, तो बाहर से आपको जहर कहाँ से मिलेगी। तो इतने नुकसान आपको पता है, फिर भी आप लोग ठंडक के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो आने वाला समय में ये इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। ये रासायनिक पदार्थ मुख्य रूप से या तो क्लोरीन और ब्रोमाइन और समताप मंडल तक पहुँच सकते हैं और ओजोन को उत्प्रेरक तरह से विखंडित करके ऑक्सीजन में बदल देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गंध रहित, ज्वलनशील और विष रहित है। शुरू में वैज्ञानिक ने सोचा कि CFC का पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी कारणवश इसका प्रयोग शीतोष्ण वातानुकूलन, फोम और प्लास्टिक के निर्माण करने में बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। अब देखिए सिर्फ गलत सोच की वजह से इसका उपयोग धड़ल्ले से किया गया। विज्ञानी के पहले सोच थी कि शायद इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन बाद में इसका प्रभाव पता चला। इसी तरह से कोरोना वायरस भी था जिसपे सरकार ने सबको टीका लगवाया है। अब देखिए इसका प्रभाव अभी तक किसी को भी नॉलेज नहीं है कि आने वाला समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आने वाला समय में देखना इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है इंसानों के ऊपर, जिसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब स्टार्टिंग में आई तो सर कहते हैं कि वैज्ञानिक ने सोचा नहीं था कि इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ेगा, लेकिन ऐसा पड़ा। तो ऐसे ही सब चीज़ों का होता है, कोई चीज़ को आप जल्दी से निर्धारित नहीं कर सकते कि इसका प्रभाव होगा कि नहीं होगा। कहते समय जैसे जैसे आता है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ओजोन परत केवल पतली ही नहीं हो रही है, बल्कि कुछ स्थानों पर तो अस्थायी रूप से ये गायब भी हो गई है। 1979 की इस परत में अंटार्कटिका के ऊपर एक छिद्र विकसित हो गया है और प्रत्येक वर्ष यह अधिक से अधिक समय तक बनता जा रहा है। कहते हैं सन 1988 के पहली बार अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छिद्र पाया गया तथा यह भी तब से प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक समय तक बनता ही जा रहा है। तो अंटार्कटिका देखा जाए तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का नष्ट होना कहते हैं घंटी बज गई है इंसानों के जीवन के ऊपर। अगर इंसान ने अभी भी नहीं सोचा, नहीं जाना, तो आने वाला समय में इसका विनाश लीला देखने को साफ मिल सकता है।
क्या हम इस घोर विपत्ति को रोक सकते हैं? देखिए बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की समस्या है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? कहते हैं इंसान में सब सक्षमता है, लेकिन इंसान जो है आँख बंद किया हुआ है। तो इस विपत्ति को रोका भी जा सकता है, नहीं भी रोका जा सकता है। कहते हैं इंसान के विवेक पे ये आश्रित है। अगर अभी भी समझ गया कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना जो है नुकसानदायक है, तो रोका जा सकता है। अगर इंसान ने इस बात को नज़रअंदाज किया तो शायद इसको संभवतः रोकना संभव नहीं है, और इसके लिए जो व्यक्तिगत और सरकारी स्तर पर हमें कुछ कार्य करने होंगे। कहते हैं व्यक्तिगत तो हम जो करना है हम करेंगे, सरकारी स्तर पर भी करने की ज़रूरत है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक स्तर पर कुछ कार्यों को जो है शुरुआत की गई थी। इसमें जो है 1987 तथा पेट्रोला प्रोटोकॉल और 1992 में लंदन में कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण थी। इन दोनों के जो है गोटियों में यह निर्णय लिया गया था कि सन 2000 तक जो है विकसित देशों में CFC का उत्पादन बिल्कुल बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब 2000 में ये बात किया गया कि CFC की उत्पादन हम बंद कर देंगे, क्या लोगों ने AC चलाना बंद कर दिया, रेफ्रिजरेटर चलाना बंद कर दिया, क्या ठंडे होने वाला हर एक चीज़ बंद कर दिया? संभव ही नहीं हुआ। कहते हैं दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो कहाँ पर कहते हैं जो रूल रेगुलेशन सरकार की तरफ से बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया, कहते हैं विश्व स्तर पर बनाया गया, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं हुआ। कहते हैं ऐसा ही होता है, सरकार ने हर चीज़ पे बैन लगा रखी है, लेकिन धड़ल्ले से उपयोग होता है। तो ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है, बहुत ही विवेकहीनता है इसमें। कहते हैं विकसित देश का उत्पादन सन 2010 तक बंद कर देंगे। विकसित देशों ने यही बात बताया था कि 2010 तक हम बंद कर देंगे अगर इस निर्णय का जो है मेडिकल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाले भारत सहित 150 देश ईमानदारी से पालन किया जाए और इसे कठोरता से लागू किया जाए। देखिए भारत भी इसमें 150 देश में सम्मिलित था, लेकिन क्या AC कूलर बंद हुआ भारत में? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सदर कम की गई? संभवतः ही नहीं था, क्योंकि जो चीज़ के इंसान की आदत लग जाते हैं वो कहाँ छूटने वाले हैं। कहते हैं लोग तो सर भी जाए गल भी जाए फिर भी उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको एक आदी हो गए हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है एक मजाक की हो गई कि प्रोटोकॉल पर इंडिया सहित 150 देशों ने ईमानदारी से पालन करने और कठोरता लागू करने की बात की गई। तब भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो है क्लोरीन का प्रभाव अगले 100 वर्षों तक बढ़ता ही रहेगा। यानी देखा जाए तो 100 वर्षों तक बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए पूरे विश्व में रेफ्रिजरेटर और वाटर कूलर के प्रति प्रतिशत रूप में प्रयोग किए जाने वाले CFC के विकल्प ढूंढने में वैज्ञानिक शोध कार्यों में लगे हुए हैं। तो कहते हैं जब तक जो है साइंटिस्ट यहाँ पर शोध करेंगे, जब तक खोजेंगे नया विकल्प, तब तक जो है CFC अपना कार्य कर चुका होगा और इंसान जो है कहते हैं अपनी शुरुआती विनाश में अग्रसर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर आने वाली है आने वाला समय में। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखिए अम्लीय वर्षा शब्द का अर्थ होता है वायुमंडल के तल या सूखे अम्लीय पदार्थों का पृथ्वी के धरातल पर निक्षेप होना। अम्लीय वर्षा इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हो, जानते भी हो। हालांकि यह साफ तौर पर वर्षा से संबंधित है, परंतु प्रदूषण कण पृथ्वी के धरातल पर या तो हिम वृष्टि और ओले के रूप में गिर सकते हैं अथवा कोहरा या गैसों के सूक्ष्म रूप में पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते भी हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है। यानी अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को माना जाता है, परंतु इसके लिए मुख्य रूप से मनुष्य सबसे बड़ा दोषी है। यानी कल्प्रिट जो है सबसे बड़ा मनुष्य है। कहते मनुष्य जब तक इन बातों को समझेगा नहीं, इन चीज़ों से छुटकारा पाना संभवतः ही नहीं है। कारखानों और द्वारा जो है उत्सर्जित धुआं सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत के रूप में है, जबकि मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। और ये उत्सर्जित गैस वायुमंडलीय आर्द्रता के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो देर सवेर विभिन्न रूपों में पृथ्वी में पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर नुकसानदायक है। और इसमें देखा जाए तो मनुष्य ही सबसे बड़ा दोषी है। यदि हम देखें डायग्राम पीएच स्केल की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात को दर्शाया गया है कि देखिए अगर देखा जाए तो 6.9 से नीचे यानी 0 से 6.9 के नीचे जितने भी होते हैं वो अम्लता को वृद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 आपको पता ही है कि मैक्सिमम वाटर का ही रहता है जो उदासीन फॉर्म में रहता है।
अगर बैटरी की हम अम्लता की बात करें पीएच स्केल की, तो ये 1 पर रहता है। नींबू का रस की बात करें तो 2 रहता है, सिरका जो है 3 रहता है। उसके बाद वयस्क मछली की मृत्यु अगर होती है तो ये 3 और 4 के अंतर्गत हो सकती है। मत्स्य जनन का प्रभाव जो अधिक पड़ता है वो 4 से 5 एसिडिक पे पड़ता है, अम्लता पे पड़ता है। तो वर्षा सामान्य दर जो अगर वर्षा की हम बात करें तो 5 से लेके ये 6.5 के आसपास हो सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आया है, क्योंकि ये भी अम्लता जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट बात को दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें उदासीन की, यानी देखिए उदासीन जो है 7 है, और उसके बाद हम बात करते हैं बेस की यानी क्षारकता का। तो क्षार जो होती है आपको पता है कि 7 से ऊपर वाला जो है 14 तक जो होती है वो क्षारक में आता है, यानी क्षार जो होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जिसे बेस कहते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, समुद्री जल, ये जो होती है क्षार में आते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अमोनिया और लाई, ये सारे के सारे जो होते हैं क्षारकता की वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ये पीएच स्केल डायग्राम दिखाया है, जो कि काफ़ी महत्वता को दर्शा रहा है। हमने पीएच स्केल में देखा और जाना कि इसमें जो है क्षार, एसिड, बेस किस रूप में यहाँ पर विद्यमान होती है, उदासीन क्या होती है, क्षार क्या होता है, अम्ल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये आपने अध्ययन जो किया है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर अम्लता को एक पीएच मापक पर मापा गया जो हाइड्रोजन आयनों की अपेक्षित संकेंद्री पर आधारित था, और ये मापक आपने देखा भी है कि 0 से 14 में बांटा गया था। ठीक है, इसलिए हमने पहले डायग्राम को आपको प्रदर्शित कर दिया कि इसमें 0 से 14 के रूप में बांटा गया था, और इसका निचला भाग अधिक अम्लीयत्व को दर्शाता था। ठीक है, अम्लीय जो था 0 से आपको पता है कि 7 से नीचे नीचे जो है सब कुछ अम्लीयत्व को दर्शा रहा था, ये चित्र में भी हमने देखा। और ऊपर का भाग अधिक क्षारीय को भी दर्शाता है। जैसा पहले ही बताया गया है कि अम्लीय वर्षा के बहुत से प्रकारों से संबंधित होता है। अगर हम स्वच्छ और धूल रहित वायु में वर्षा को देखें तो इसका मान जो होगा 5.6 से 6 के बीच में होगा, जो कि काफ़ी अम्लीयों को दर्शाएगा, यानी ये अम्लीयत को दर्शाता है। जब कभी भी यहाँ कहीं भी पीएच का मान 5 से नीचे होगी तो इससे होने वाले नुकसान देखने लायक होगा, और काफ़ी जो है विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि पीएच स्केल में हमने भली भांति जानने की कोशिश किया। अम्लीय वर्षण के मानवीय स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभावों का अभी अच्छी तरह से आकलन नहीं किया गया है, परंतु इससे सबसे अधिक सुस्पष्ट नुकसान जलीय पारितंत्र को हो रहा है, यानी जलीय जीवों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि एक नदी में जो है सारे के सारे मछलियाँ मरी हुई नजर आई। तो आखिर कारण क्या था? कारण था जल का एसिडिक हो जाना। तो ये तो स्वाभाविक बात है, एक नदी या झील का पानी इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और इसका पीएच मान जो होता है 5 से नीचे चला जाता है। तो ऐसे तंत्र में कुल जो है जीव समूह 2 से 10 गुना कम हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, क्योंकि बहुत कम जीव अम्ल को सहन कर सकते हैं। जैव विविधता भी कम हो जाती है, और अम्लता का सबसे अधिक असर मछलियों पर ही होता है। अम्लीय पारितंत्र मछलियों की प्रजनन क्षमता को भी काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो ये आप समझ सकते हो कि पीएच का जो है एसिडिक का कितना नुकसान होता है। कहते हैं कुछ मछलियां तो उसको सह भी नहीं पाती और मर जाती है, और कई मछलियों पर जो है इसका प्रजनन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, यानी प्रजनन करने की सक्षमता को ही ये खो देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, और यूरोप, उत्तरी अमेरिका के बहुत से हिस्सों में प्रमाणित भी हो चुका है। नावे के कहते हैं 33,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों झीलों और सरिताओं में मछली समाप्त हो गई है। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आ जाता है, अगर इंसान इससे भी न समझे तो काफ़ी जो है आगे चल के दुखदायक परिस्थिति आने वाला है। कहते हैं नावे को देखो, कहते 33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हजारों झीलों हैं, और सरिताओं में मछलियाँ समाप्त हो गई है। अब समझ सकते हो कि मछलियाँ वहाँ समाप्त हो सकती है, तो क्या यहाँ पर इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? पिछली चौथाई शताब्दी में जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सैकड़ों झीलों जैविक मरुस्थल बन गए हैं। देखिए जो झील होते थे वो जैविक मरुस्थल बन गए हैं। अम्लीय वर्षा के वनों पर सही प्रभाव अभी तक जो अच्छी तरह से नहीं समझा जा सका है, परंतु कुछ प्रमाण यह दर्शाते हैं कि यह वनों को मुरझाने का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा ही होती है। और अम्लीय वर्षा क्यों होती है? फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण, इंसानों के मोटर गाड़ियों के कारण होते हैं उत्पन्न, और यह प्रत्येक महाद्वीपों में हो रहा है। वनों का मुरझाना, हाइब्रेक एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है वनों का मृत हो जाना, कम हो जाना। यहाँ तक कि भवन और स्मारक भी नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि अम्ल का इस पर जमाव जो है आपर्दन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भारत में ताजमहल को जो है पीला पड़ना। देखिए पीला पड़ने का कारण है अम्लीय वर्षा। कहते हैं संगमरमर जो है जल्दी ही अम्लीय वर्षा के कारण खराब हो जाता है,
और इससे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष कुछ हो भी नहीं सकता। अम्लीय वर्षा एक खतरनाक वैश्विक समस्या है और इसका असर प्रदूषण पैदा होने के स्थान से बहुत दूर तक फैल सकता है। इसलिए स्कैंडिनेवियस के देशों ने यूरोप में ब्रिटिश प्रदूषण के खिलाफ आपत्ति भी की थी और कनाडा के उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी माना था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था, महत्वपूर्ण चैप्टर था जो कि ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, समझने वाली बात जाना। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हो तो इस पर अमल कीजिए और सही रूप से अपना जीवन यापन कीजिए, जो ज़रूरी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस बात को ज्ञान प्राप्त कर सके, समझ सके, जान सके। ठीक है, इसमें इग्नोर करने की वाली बात नहीं है। करना है आपने इतना सा काम, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस में कुछ समय के लिए लगा देना है। जो बच्चों को देखना होगा देखेंगे, जिसको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। कहते हैं ज्ञान को बांटा जा सकता है, ज़बरदस्ती दिया नहीं जा सकता है। तो आपने अपना कर्तव्य किया, मैंने अपना कर्तव्य कर लिया, जिसने जो कर्तव्य था निभा लिया। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8 से लेके आपको MA तक के हर एक सिलेबस का वीडियो मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।